हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि बेस्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर रीट परीक्षा के लिए जो मॉडल टेस्ट पेपर विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा तैयार किए गए हैं उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया जाता है। तो आज हम मॉडल टेस्ट पेपर 9 जो कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा बनाया गया है उसका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, आनंदपुर चौकिया और तेमरान माता स्वर्ण प्राप्ति स्थल किस जिले में स्थित है? तो आनंदपुर चौकिया और जो तेमरान माता है वो स्थित है बांसवाड़ा में और ये स्वर्ण प्राप्ति स्थल है। इसके अलावा अगर स्वर्ण प्राप्ति स्थलों की बात की जाए तो वो है पादरा की पाल, और पादरा की पाल है डूंगरपुर में, ये भी स्वर्ण प्राप्ति स्थल है। इसके अलावा है उदयपुर में है खेड़ा राजपुरा, खेड़ा राजपुरा, ये तीनों जिलों से अपने को सोने की प्राप्ति होती है। तो डूंगरपुर में पादरा की पाल, और उदयपुर खेड़ा राजपुरा, और बांसवाड़ा में आनंदपुर चौकिया और तिमरान माता से स्वर्ण की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान शहरी साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान शहरी जो साक्षरता दर है वो है 79.7। अगर ओवरऑल की बात की जाए तो ओवरऑल है 66.1। शहरी साक्षरता पूछी है। अगर वही ग्रामीण साक्षरता पूछ ली जाए तो ग्रामीण साक्षरता है, ग्रामीण अगर साक्षरता पूछी जाए तो ग्रामीण साक्षरता है 61.4%, 61.4%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला हाड़ौती पठार का भाग नहीं है? हाड़ौती पठार का भाग नहीं पूछा है। तो हाड़ौती ये राजस्थान का मैप है, इसमें ये इलाका है वो हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी है, झालावाड़ है, बारा है, लेकिन दौसा हाड़ौती पठार में शामिल नहीं है। जो दौसा है वो पूर्वी मैदान में शामिल किया जाता है, पूर्वी मैदान में शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में नदियों का जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम है। तो अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले वो बताना है जिसका जलग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो जलग्रहण क्षेत्र है वो है बनास का, उसके बाद में जलग्रहण क्षेत्र है लूणी का, उसके बाद में चंबल और फिर माही का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु प्रदेश तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसमें बताना है कि अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु प्रदेश तक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जैसे ये राजस्थान का मैप है, ये शुष्क प्रदेश हो गया, ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश। तो अर्ध शुष्क प्रदेश से आर्द्र जलवायु तक, तो इस इलाके में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है इंसेप्टी सॉइल्स। जिसमें अगर ज़िले पूछे जाए तो ज़िले हैं सिरोही है, पाली है, आदि ज़िलों में इंसेप्टिसोल्स प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बात की जाए वर्टिसोल्स की, तो वर्टिसोल्स जो मृदा है वो हाड़ौती में पाई जाती है। एल्फिसोल्स है वो बाकी जो इलाका है पूर्वी मैदान का इसमें पाई जाती है, और एरिडीसोल्स और जो एंटीसोल्स है वो अपने पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से वागड़ परिपथ में शामिल जिले कौन से हैं? तो वागड़ परिपथ में जिले कौन कौन से शामिल है? वागड़ परिपथ में डूंगरपुर और बांसवाड़ा शामिल है। वहीं बात की जाए जयपुर, दौसा और टोंक, तो वो कहलाता है ढूंढाड़ सर्किट। वही बात की जाए उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा, तो ये कहलाता है मेवाड़ सर्किट। और सीकर, झुंझुनू और इसी के साथ चोरों भी जोड़ दी जाए तो ये कहलाता है शेखावटी सर्किट, जिनका निर्माण क्यों किया गया था? राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का कुल मूंगफली उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है? तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का जो योगदान है वो है 16%। वहीं अगर बात की जाए 20%, तो 20% है तिलहन में कितना योगदान है? 20%। अगर पूछा जाए चने में, तो चने में जो अनुपात आता है वो 23% आता है। वही बात की जाए कुल दलहन की बात की जाए तो दलहन में राजस्थान का
राजस्थान की जो हिस्सेदारी वो है 19%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में नवीन सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी। तो राजस्थान में नवीन सौर ऊर्जा नीति 2019 में लाई गई थी। सबसे पहले की बात की जाए तो सबसे पहले सौर ऊर्जा नीति 2011 में लाई गई थी। उसके बाद में इसी को मॉडिफाइड किया गया था 2014 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से मोर किस जिले का वन्यजीव शुभंकर है। तो मोर है वो भीलवाड़ा का है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं जयपुर के शुभंकर की बात की जाए तो जयपुर का है चीतल, जयपुर का चीतल। जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर का है गोडावण। और वहीं जालौर की अगर बात की जाए तो जालौर का है बालू, जालौर का है बालू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका शुभंकर मोर है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान और भारत में लिंगानुपात कितना है। तो राजस्थान में लिंगानुपात और भारत में लिंगानुपात पूछा है। तो इसका राजस्थान में तो है 928 और इंडिया में है पूरे भारत में 940। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और वही बात की जाए अगर राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात की बात की जाए राजस्थान में तो वो है सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात टोंक में। वहीं अगर सर्वाधिक ग्रामीण ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो ग्रामीण लिंगानुपात है पाली जिले में, पाली जिले में। शहरी पूछा जाए तो टोंक, ग्रामीण अगर सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो वो है पाली जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राजस्थान में केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है वो दुर्गापुरा में स्थित है। वही बात की जाए तबीजी की तो बीज मसाला केंद्र है तबीजी में, बीज मसाला केंद्र। और सेवर की बात की जाए तो सेवर में सरसों का अनुसंधान केंद्र है। और बस्सी, बस्सी जो कि जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बांस के वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो बांस के वन मुख्यतः उदयपुर और बारां में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बांस के वनों की तो वो पाए जाते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही आदि जिलों में बांस के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नदी और सहायक नदी का युग्म सही सम्मिलित नहीं पूछा है। तो लूणी की जो है सहायक नदी है जोजड़ी बिल्कुल सही है, साबरमती की याजम बिल्कुल सही है, माही नदी की जाखम बिल्कुल सही है, बनास की मोरेन, मोरेन जो सहायक नदी है वो मोरेन सहायक नदी माही नदी की है। वहीं बनास नदी की जो बात की जाए तो बनास नदी की जो सहायक नदी है वो है मोरेल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खेर वन, कौन से वन, खेर वन सर्वाधिक किन जिलों में पाए जाते हैं। तो खेर वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं दक्षिणी पठारी भाग में। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो ये दक्षिणी जो पठारी भाग है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेर वन पाए जाते हैं। तो इससे संबंधित जो ज़िले हैं वो है अजमेर, अलवर, ये तो सेंटर में हो गया तो ये भी नहीं होगा, पाली जालौर नहीं होगा, बाड़मेर, जैसलमेर। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं खेर के वन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए धोकड़ा नामक वनस्पति की तो खेर और धोकड़ा दोनों यहीं पर पाए जाते हैं दक्षिणी पठारी भाग में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सहलोत किस जनजाति का मुखिया होता है। तो जो सहलोत होता है वो होता है ग्रासिया का। वहीं अगर भील जनजाति की बात की जाए तो भीलों में जो मुखिया होता है वो कहलाता है गमेती। डामोर जनजाति की बात की जाए तो डामोर में मुखिया मुखी कहलाता है। सहरिया में बात की जाए तो सहरिया में कोतवाल कहलाता है। और ग्रासिया में सहलोत कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बालसमुद्र झील राजस्थान में कौन से जिले में अवस्थित है। तो बालसमुद्र झील है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वही बात की जाए अजमेर में तो अजमेर में आना सागर और फोई सागर नामक दो जिले हैं, आना सागर और फोई सागर। और डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर में है गेप सागर।
गेप सागर। और उदयपुर में बात की जाए तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सम्मिलित करने का है। एक तरफ ऊर्जा परियोजना दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति पूछी है। तो बड़ला जो सोलर पार्क है वो जोधपुर में है, यानी ए के साथ 3 होगा। अमर सागर जो है वो जैसलमेर में है, यानी कि सी के साथ 4 होगा। गौरी जो है वो झुंझुनू में है। तो पदमपुरा बायोमास श्री गंगानगर में है। तो ए के साथ, इसमें ए के साथ होगा 3, ए के साथ 3, तो ऑप्शन नंबर डी तो कैंसिल हो गया। ए के साथ 3 और बी के साथ होगा 2, तो बी के साथ 2 होगा तो सी भी कैंसिल हो गया। अब जो सी बचा है सी के साथ होगा 4, तो सी के साथ 4, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है झालरा वर्षा जल संरक्षण की प्रचलन विधि सर्वाधिक किस जिले में है। तो झालरा जो है वो जोधपुर में प्रचलित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शेखावटी की बात की जाए तो शेखावटी में कच्चे कुएं खोदे जाते हैं। तो शेखावटी में कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिनको जोहड़ कहा जाता है। वहीं झालरा कहते किसे, जैसे कोई भी बड़ा बांध यहाँ पर बना हुआ है, इससे पानी रिसकर नीचे तलहटी की तरफ जाता है। तो तलहटी में फिर वर्षा जल संग्रहण के लिए एक छोटा तालाब टाइप का बनाया जाता है जिसे झालरा कहते हैं, और सबसे ज़्यादा झालरा जोधपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीजक की पहाड़ी और महादेव जी की डोंगरी किस सभ्यता स्थल से संबंधित है। तो बीजक की पहाड़ी बेराट सभ्यता से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जो 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में दयाराम साहनी के द्वारा इसमें उत्खनन करवाया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा इसमें इसका उत्खनन करवाया गया था। बाद में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा 1962-63 में उत्खनन करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। किसके शासनकाल में उद्योतन सूर्य ने कुलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो जो कुलयमाला जो उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखी गई थी वो, तो इसमें जो शासक था वो था वत्सराज। वहीं कुलयमाला की अगर बात की जाए तो कुलयमाला की 778 ईस्वी में रचना की गई थी उद्योतन सूर्य के द्वारा। और इसी के वत्सराज के दरबारी विद्वान हुआ करते थे जिनसेन, जिन्होंने ग्रंथ की रचना की थी हरिवंश पुराण नामक ग्रंथ की रचना की थी। और जिनसेन किसके दरबारी विद्वान थे, वत्सराज के। और वत्सराज परमारों में सबसे प्रतापी शासकों में नाम शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पन्नादाई ने उदय सिंह को बनवीर से बचाकर किस किले में रखा था। तो वो रखा था कुंभलगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं फिर उदय सिंह की बात की जाए तो उदय सिंह का 1537 में राज्याभिषेक होता है और 1559 में उदयपुर नामक नगर उदय सिंह के द्वारा बसाया गया था। 1559 में नगर बसाया और 1537 में राज्याभिषेक हुआ था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिरोही के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिया था। तो सिरोही का जो शासक था वो था अखेराज। और जो खानवा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 17 मार्च 1527 में। किस किस के युद्ध विरुद्ध हुआ था। तो सांगा, एक तरफ सांगा और दूसरी तरफ बाबर, इन दोनों के मध्य हुआ था। इसमें जो राजस्थान के लगभग सभी जितने भी बड़ी रियासतें थी उनसे सभी योद्धाओं ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीकानेर के शासक राव करण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की थी। तो राव करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम नामक की ग्रंथ की रचना की थी। वहीं बात की जाए करणभूषण और जो काव्य डाकिनी की है तो करण सिंह है वो मथिरे की राड़ के लिए प्रसिद्ध है। मथिरे की राड़ जो कि नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य हुई थी। उसी करण सिंह को राजस्थान में जांगलदर का बादशाह के नाम से जाना जाता है। और इनके जो दरबारी विद्वान थे गंगानंद मैथिली, इस नाम से इनके दरबारी विद्वान थे जिन्होंने करणभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथों की रचना की थी। और इन्होंने खुद ने साहित्य कल्पद्रुम नाम से रचना की थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है
जयपुर का वह शासक जिसने मराठों की धन की मांग से दुखी होकर मराठों का कत्लेआम करवा दिया था। तो मराठों का जो जिसने कत्लेआम करवाया था वो करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। सवाई माधो सिंह प्रथम ने। और जो ये कत्लेआम करवाया था वो करवाया था 1751 में। 1751 में कत्लेआम करवा दिया था। और सवाई माधो सिंह ने ही सबसे पहले 1763 में सवाई माधोपुर की नींव रखी थी, सवाई माधोपुर की स्थापना की थी। तो सवाई माधोपुर की स्थापना करने वाले कौन थे? सवाई माधो सिंह प्रथम। और इन्होंने मराठों का कत्लेआम भी करवा दिया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसलमेर के द्वितीय शाखा के समय आक्रमणकारी कौन था? तो जैसलमेर के द्वितीय शाखा के समय जो आक्रमणकारी था वो था फिरोज तुगलक FT। जो अगर वही बात की जाए तो प्रथम शाखा के समय जैसलमेर का शासक था मूलराज। और जो आक्रमणकर्ता थे वो थे AK अलाउद्दीन खिलजी। वहीं अगर दूसरे शाखा की बात की जाए तो दूसरा शाखा में जैसलमेर का जो शासक था वो था रावल दोदा। और आक्रमणकर्ता कौन थे? आक्रमणकर्ता थे फिरोज तुगलक। वहीं अगर तीसरे या अर्ध शाखा की बात की जाए तो आक्रमणकर्ता तो था अमीर अली। और वहाँ का जो शासक था अजमेर का वो था अजमेर जैसलमेर का लूण करण, जिसमें केवल अर्ध शाखा ही हुआ था क्योंकि इसमें जौहर नहीं हो पाया था। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है करौली के किस शासक को ब्रिटिश सरकार ने ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? तो करौली का जो शासक था वो था मदन पाल। मदन पाल ने 1857 की जब क्रांति हुई थी उसमें जो कोटा में क्रांतिकारियों ने क्रांति का बिगुल बजाया था, उस दौरान करौली के शासक मदन पाल ने कोटा के राजा की सहायता करने के लिए सेना भेजी थी। इस वजह से करौली का जो शासक था मदन पाल उसको यह उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मध्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बख्शी। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। और वही बात की जाए तो जोधपुर में कभी कभी इसको जोधपुर में फौज बख्शी के नाम से भी जाना जाता था। फौज बख्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के समय जयपुर राज्य का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय जो था शासक वो था राम सिंह द्वितीय, जो कि अंग्रेजों का काफ़ी वफादार हुआ करता था। लेकिन वही जयपुर का जो मंत्री था शिव सिंह, जो कि क्रांतिकारियों के प्रति वफादार था। तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। वही तख्त सिंह की बात की जाए तो तख्त सिंह जोधपुर का शासक है। स्वरूप सिंह की बात की जाए तो स्वरूप सिंह मेवाड़ का शासक था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो मेणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी 1933 में। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्यों की गई थी? क्योंकि मेणाओं के लिए जराइम पेशा कानून के नाम से एक कानून लाया गया था जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को थाने में उपस्थिति देनी होती थी। तो इसको समाप्त करने के लिए मेणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बीकानेर रियासत के दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बीकानेर रियासत में जो दूधवा खारा आंदोलन हुआ था सन 1944 में, तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था हनुमान सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक तरफ प्रजामंडल दिया हुआ है और दूसरी तरफ उनका मिलान पोचाई स्थापना वर्ष है। तो मेवाड़ का जो हुआ था स्थापना मेवाड़ की वो हुई थी सन 1938 में। और वहीं झालावाड़ की 1946 में, धौलपुर की 36 में और प्रतापगढ़ की 45 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था? अब संयुक्त राजस्थान पूछा है तो संयुक्त राजस्थान का मतलब है तीसरा चरण। और तीसरा चरण कब हुआ था? तीसरा चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, जिसमें उदयपुर को शामिल किया गया था और नामकरण था संयुक्त राजस्थान, जॉइंट राजस्थान, जिसमें भोपाल सिंह को क्या बनाया गया था? भोपाल सिंह को हमेशा के लिए राज प्रमुख घोषित किया गया था, राज
प्रमुख घोषित किया गया था। भोपाल सिंह को राज प्रमुख घोषित किया गया था। और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को। वहीं गोकुललाल जो असावा है उसको सेकंड जो चरण था, दूसरा चरण, उसमें गोकुललाल असावा को बनाया गया था। और हीरालाल शास्त्री को चौथे चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत को प्रथम चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो जो तीसरा चरण था उसमें जो राजधानी बनाई गई थी वो उदयपुर को बनाई गई थी, उदयपुर को राजधानी बनाई गई थी। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है बालमुकुंद बिस्सा को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जब 1942 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंदोलन किया गया था उस टाइम पे इन्होंने भी क्रांति में आंदोलन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने के कारण इनको जेल में डाल दिया गया था। और 19 जून 1942 को इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से जाना जाता है? यानी चूहों का मंदिर। तो सबसे ज़्यादा चूहे पाए या ऐसा मंदिर जहाँ पर चूहे पाए जाते तो वो पाए जाते करणी माता देशनोक में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अगर बात की जाए हर्षद माता मंदिर तो यह है दौसा में। शीतला माता मंदिर है वो चाकसू जयपुर में है, जहाँ पर गधों का मेला भी बढ़ता है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत है। तो जैसलमेर में पति जब प्रदेश जाता है तो उसके वियोग में जो गीत गाया जाता है वो गाया जाता है जोरावा। कौन सा गीत? जोरावा। वही पंचेड़ा की बात की जाए तो पंचेड़ा गाया जाता है हाड़ौती और ढूंढाड़ में। हाड़ौती और ढूंढाड़ में ये गीत गाया जाता है। हमसिड़ों की बात की जाए तो हमसिड़ो गाया जाता है मेवाड़ में। मेवाड़ में कौन से महीने में? श्रावण या श्रावण या फाल्गुन महीने में गाया जाता है। वही मोमल की बात की जाए तो मोमल जैसलमेर में लोद्रवा की राजकुमारी थी जिसका नक्श का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्त्रियों द्वारा लहरियाबाद की जो ओढ़नी है वो कब पहनी जाती है? तो स्त्रियों के द्वारा लहरियाबाद की जो ओढ़नी है वो श्रावण में पहनी जाती है। वहीं बात की जाए अगर लहरिया पगड़ी की तो लहरिया पगड़ी पुरुषों के द्वारा वो श्रावण में धारण की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है, बिल्कुल सही है। मालवी बोली झालावाड़, कोटा एवं प्रतापगढ़ के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, कन्हैयालाल, माणिक लाल मुंशी आदि के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास गुजरी अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तीनों ही कथन सत्य है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तख्त विलास, चौकीलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी जैसी शानदार इमारतें किस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है? तो वो है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ किसके द्वारा बनवाया गया था? राव जोधा के द्वारा 1459 में जोधपुर नामक शहर बसाया था और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर तोपें जो रखी हुई है तो कौन कौन सी तोपें रखी हुई है मेहरानगढ़ दुर्ग में? तो मेहरानगढ़ दुर्ग में है किलकिला तोप। कौन सी तोप? किलकिला। इसके बाद में शंभू बाण, कड़क, बिजली, नुसरत और गुबार आदि तोपें यहाँ पर रखी हुई है, जिसमें ये नुसरत और गुबार कितनी ही बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो याद रखें। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लोक देवता को सम्मिलित कीजिए। तो रामदेव जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उंडू कश्मीर में, बाबू जी का कोल्लू में हुआ था, तेजा जी का खड़नाल में हुआ था, गोगा जी का ददरेवा में हुआ था। यानी एक के साथ 4 होगा, एक के साथ 4 केवल डी में ही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है? तो पोथी ग्रंथों का सर्वाधिक चित्रण मेवाड़ शैली में हुआ है। वहीं अगर मेवाड़ शैली की बात की जाए तो मेवाड़ शैली में सन 1266 में तेज सिंह के काल में श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ की
का चित्रण हुआ था और मेवाड़ शैली है उसको चोर पंचाशिका शैली का उद्गम भी माना जाता है। कौन सी शैली का उद्गम माना जाता है? चोर पंचाशिका शैली का जो उद्गम माना जाता है वो भी माना जाता है मेवाड़ शैली को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं सर्वाधिक पशु पक्षियों का जो चित्रण हुआ है वो हुआ है बूंदी शैली में, और बीकानेर शैली में उस्ता कला को महत्व दिया गया था। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल के कलाकारों ने राजस्थान की किस कला में विश्व का प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर तहलका मचा दिया था? तो वो है कठपुतली कला। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है रासो। जिसमें किसी भी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन किया जाता है। अगर बात की जाए मरस्य की, तो मरस्य किसी भी राजा के मरने के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। वहीं अगर जमाल की बात की जाए तो जमाल केवल मात्रिक छंद है, मात्रिक छंद। और श्लोका है वो आमजन के द्वारा आम लोगों की भाषा में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, असुमेलित का चयन कीजिए। तो सुनहरी कोठी है वो टोंक में बिल्कुल सही है। बागौर की हवेली है वो उदयपुर में है। जसवंतड़ा जोधपुर में। पोखरण की जो हवेली है वो जैसलमेर में नहीं है। पोखरण की हवेली जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर में है। वहीं अगर बात की जाए राखी हवेली की, तो वो भी कहाँ पर स्थित है? वो भी जोधपुर में ही स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं जैसलमेर की बात की जाए तो जैसलमेर में पटुओं की हवेली है, सालेम सिंह की हवेली है, आदि हवेलियाँ जैसलमेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित आभूषणों में से कौन सा युग्म हाथ के आभूषणों से के लिए सही है? तो इसमें जो होगा मावटी, फूल गुदर, शीश फूल, मेहमंद, ये किसके आभूषण है? ये सिर के आभूषण है। हाथ के पूछे हैं गजरी, अणत, नौगरी, आंवला, ये हाथ के आभूषण है। खीवण, बुलाक, वेण, बारी, ये है नाक के आभूषण, नाक के आभूषण। वहीं तीमणिया, तुलसी, मादलिया, खिवली, ये है गले के आभूषण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है? तो ज्येष्ठ माह की जो शुक्ल एकादशी है उसको कहा जाता है निर्जला एकादशी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी में जो जोलना एकादशी है वो आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। वहीं अगर रक्षाबंधन की बात की जाए तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को आता है, श्रावण पूर्णिमा को। और गणगौर की बात की जाए तो गणगौर होली के दूसरे दिन से लेकर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तक मनाई जाती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा तक मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अश्वमेलित का चयन कीजिए। तो शिवरात्रि का जो मेला है वो बढ़ता है, शिवरात्रि का जो मेला है वो सवाई माधोपुर में बढ़ता है, बिल्कुल से। भरतरी का अलवर में बढ़ता है। दशहरा मेला कोटा में। श्री महावीर जी का मेला अलवर में नहीं बढ़ता। श्री महावीर जी का जो मेला है वो करौली में बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मनीराम व्यास, तुलसीदास, फागू महाराज, सुहा महाराज और तेज कवि का संबंध है? तो इनका संबंध है रम्मत से। और रम्मत जो है वो पश्चिमी राजस्थान की है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि की प्रसिद्ध रम्मतें बहुत प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके आगे जो है, मारवाड़ में होली के बाद कौन सा नृत्य प्रारंभ होता है? तो मारवाड़ में होली के बाद में जो नृत्य प्रारंभ होता है वो होता है डांडिया नृत्य। डालोर जो ढोल नृत्य है उसकी बात की जाए तो ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। वहीं गुड़ला नृत्य है वो जोधपुर का प्रसिद्ध है, जिसमें केवल और केवल महिलाएं भाग लेती है, केवल महिलाएं भाग लेती है। गौरी नृत्य है वो मेवाड़ में बीलों के द्वारा किया जाता है, गौरी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से मुन्ना लाल गोयल का संबंध किससे है? तो मुन्ना लाल गोयल का संबंध है सांगानेरी प्रिंट से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसमें जो सांगानेरी प्रिंट है उसमें काला व लाल रंग का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, काला व लाल रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है।
इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से अबेड़ा महल कहाँ पर स्थित है। तो जो अबेड़ा महल है वो कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में करवाया गया था। और अबेड़ा जो महल है वहाँ पर अबेड़ा तालाब बनाया गया है, जिस पर मछलियों का पालन किया जाता है, जिसके कारण वह अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है असम्मिलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है आर्टिकल जो 243D है, इसमें स्थानों का आरक्षण है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 243B है, इसमें पंचायतों का गठन है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 परिभाषा है, नहीं। तो परिभाषा है 243A में है ग्राम सभा का उल्लेख। किसका उल्लेख है? 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। वहीं अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषाओं का उल्लेख 243 में है, यानी कि परिभाषाओं का उल्लेख तो है 243 में, अनुच्छेद 243 में, और 243A में ग्राम सभा का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जिला नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिला नियोजन समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला प्रमुख। जिला नियोजन समिति होती है उसमें 25 मेंबर होते हैं, जिसमें से 20 मेंबर तो चुने जाते हैं और 5 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन खेल से है। तो बैडमिंटन खेल से संबंधित जो खिलाड़ी है वो है कृष्णा नागर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता था। तो वो जीता था स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजवृक्ष केसरी को राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस नाम से जानते हैं। तो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो विश्नोई संप्रदाय के जो लोग हैं वो माने समी के नाम से जाने जाते हैं। और अगर इसका जो है वो अपना राज्य वृक्ष भी है, और राज्य वृक्ष 1983 में घोषित किया गया था। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। समी और समी के नाम से विश्नोई संप्रदाय के लोग जाने जाते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एवं ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो किया जा रहा है जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत NFSA व SECC के परिवारों, संविदा कर्मियों, छोटे और सीमांत किसानों के अलावा अन्य परिवारों को इस योजना से जुड़ने के लिए कितना वार्षिक प्रीमियम देना होगा। तो वो देना होता है 850 रुपये सालाना, 850 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि कितनी है। तो वो अवधि है 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी। वो हुई थी 1 फरवरी 2019 को, 1 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुई थी, जिसके तहत कोई भी जो जेंट्स होगा उसको 4000 रुपये दिए जाते हैं, और महिला या जो दिव्यांगजन होता है उसको 4500 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूरपुर मंदिर किस जिले में अवस्थित है। तो सूरपुर मंदिर है वो है डूंगरपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के किनारे पर है। तो गंगती नदी के किनारे पर, गंगती नदी के किनारे पर यह मंदिर स्थित है, सूरपुर मंदिर। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजस्थानी स्थापत्य शैली और गुलाबी रंग के पत्थरों से निर्मित प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किस जिले में स्थित है। तो जो लक्ष्मण मंदिर है वो भरतपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं भरतपुर की बात की जाए अन्य मंदिरों में तो एक मंदिर है उषा मंदिर, उषा मंदिर, और एक है उषा मस्जिद। जो भी आजकल एग्जाम में दोनों सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये दोनों हैं बयाना भरतपुर में। इनका भी विशेष तौर से ध्यान रखें, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अभी हाल ही में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था उसमें उषा मंदिर और उषा मस्जिद दोनों के बारे में पूछा गया है। तो ये दोनों कहाँ पर है, बयाना भरतपुर में। और जो लक्ष्मण मंदिर है वो भी भरतपुर में ही अवस्थित है। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो
तो प्रथम औद्योगिक नीति है, तो ये तो साल से ही, क्योंकि सबसे पहली जो औद्योगिक नीति होगी वो सबसे प्रथम वर्ष में होगी, तो प्रथम वर्ष दिया हुआ है 1978। द्वितीय औद्योगिक नीति है वो उसके जस्ट बाद में होगी, तो उसके जस्ट बाद में ऑप्शन नंबर डी। तृतीय जो होगी वो 1991 के जस्ट बाद में होगी, तो 1994। चतुर्थ की बात की जाए तो 1998। तो ये तो काफ़ी सिंपल सवाल है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ए के साथ होगा 3, ए के साथ 3, यानी कि ए और डी तो कैंसिल हो गया। इसके अलावा जो बी है, बी के साथ होगा 4, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, तो मैं आशा करता हूँ कि आप पूरे वीडियो को कंप्लीट तक अंत तक देखा होगा। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जो नेक्स्ट टेस्ट पेपर है वो टेस्ट नंबर 10 होगा और वो अंतिम होगा। तब तक के लिए थैंक यू।